हेलो एवरीवन। मैं आपका अपना दोस्त धर्मेंद्र कुमार। जीवो में जन्म चैप्टर अपन ने स्टार्ट किया था। जुलाई टारगेट का फर्स्ट चैप्टर अपना है। एक सेशन इसका अपन ने डिस्कस कर लिया है। परिचय अपन ने इसके अंदर डिस्कस कर लिया था। आज के सेशन में जो दो टाइप अपन ने पढ़े थे, लैंगिक और अलैंगिक जन्म, तो उसमें से अलैंगिक जन्म का पार्ट फर्स्ट अपन देखेंगे। इस पार्ट फर्स्ट में चाहे 11th की एनसीईआरटी हो चाहे 12th की एनसीईआरटी हो, सब कुछ मैं यहाँ पर एक ही जगह आपको समझा दूंगा। ठीक है। हर एक चैप्टर में अलग अलग जगह आएगा, लेकिन यहाँ पर जो मैं समझाऊंगा, जब अलग चैप्टर में आए तो वहां पर आपका क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं देखना है कि ये इस चैप्टर में नहीं है, लेकिन वो सिलेबस में ही आपको मैं पहले से बता देता हूँ। कुछ चीजें आपको 11th क्लास की एनसीईआरटी के दूसरे चैप्टर में मिलेगा, जैविक जीवों का वर्गीकरण, जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। कुछ तीसरे चैप्टर में मिलेगी आपको, जो पादप वेदा थे उसके अंदर, जो काफी महत्वपूर्ण है अपने हिसाब से। ठीक है। और भी जगह जगह मिलती है, लेकिन मेन तो ये दो चैप्टर है, इनको रिलेट करके अपन को पढ़ना ही पड़ेगा। तो इसीलिए आपको बहुत अच्छे से देखना है सेशन को। उसके बाद में नोट्स बनाने और फिर एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो काम आपका क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है। तो स्टार्ट अपन करते हैं, लेकिन उससे पहले जो रिवीजन है लास्ट सेशन का वो कर लेते हैं। लास्ट सेशन में अपन ने जीवन काल के बारे में बात की थी। उसके 4 स्टेजेस मैंने बताए थे, आप देख सकते हैं। जुवेनिलिटी, ठीक है, उसके बाद मैच्योरिटी, फिर एजिंग और सबसे लास्ट में डेथ, जिसे कहते हैं किशोरावस्था, परिपक्वता, वृद्धावस्था और मृत्यु होती है। कुछ जो जीव थे, चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट, उसके जीवन काल की अपन ने बात की थी, डिस्कस किया था। एक और पॉइंट वहां पर अपन ने डिस्कस किया था कि जो जीव है उसका जीवन काल उसके साइज पर डिपेंड नहीं करता, कोई भी उसके बीच में रिलेशन नहीं है। एग्जाम्पल देखे था तोता और जो कौवा, इसका एग्जाम्पल अपन ने समझा था। तोते का लगभग 140 से 150 साल जीवन काल होता है, और कौवे का जो जीवन काल होता है वो कितना होता है, लगभग 15 साल का। लेकिन साइज की बात करते तो आकार सेम ही है। ठीक है। सभी जीव की मृत्यु निश्चित है, एक्सेप्शन अपवाद था एक कोशिकीय जीव। उसका रीजन भी मैंने आपको बताया। उसके बाद में प्रजनन की बात की थी, उसकी डेफिनेशन अपन ने देखी थी, उद्देश्य डिस्कस किया था, बेसिक फीचर्स अपन ने डिस्कस किए थे रिप्रोडक्शन के, प्रजनन के। उसके बाद में दो प्रकार देखे थे, अलैंगिक और लैंगिक। तो आज के सेशन में जो अलैंगिक प्रजनन है उसका पार्ट फर्स्ट अपन यहां से डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो आप लोग नोटबुक लेके बैठिएगा, स्टार्ट अपन करते हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, या जिसे अपन कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लास्ट सेशन में भी मैंने आपको इसका मतलब बताया था। अलैंगिक का ए का मतलब होता है अनुपस्थित, यहां जो लिखा है, और लैंगिक का मतलब लैंगिक संरचनाओं की बात करते हैं। और मेन जो लैंगिक संरचना है किसी भी जीव की बात करते हैं तो वो होता है युग्मक। ठीक है। युग्मक जिसे अपन कहते हैं गैमेट। मनुष्य की बात करोगे तो जैसे शुक्राणु, अंडाणु, ये क्या है, युग्मक है। दूसरे जीवों में भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो या कोई फंगस वगैरह कुछ भी हो। तो वहां पर जो लैंगिक स्ट्रक्चर से वो अनुपस्थित होती है, उसे ही अपन क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन। एक और पॉइंट मैंने आपको बताया था कि यहां पर जो पेरेंट्स की बात करते हैं, एक सिंगल पेरेंट, एकल पेरेंट ही इसके अंदर होते हैं, एकल पैतृक होता है। इस प्रकार का मतलब एक ही जीव से आगे आने वाले जो प्रोजेनिस है, जो संतति है, वो यहाँ पर बन जाती है। इसीलिए इसे यूनिपेरेंटल भी कहते हैं। यूनि का मतलब क्या होता है, एक, और पेरेंट का मतलब, पेरेंटल का मतलब पेरेंट्स से लिया गया, यूनि पेरेंटल। आ रही बात समझ। अब इसका क्या मतलब है, जैसे ये एक आपके पास कोई जीव है, दिख रहा आपको, एक जीव आपको ऐसे दिख रहा है, सिंपल सा बता। अब इस जीव में क्या होगा, गैमेट का निर्माण भी नहीं होगा आपके पास। ठीक है। तो नया जीव कैसे बनेगा, तो यहां पर इसमें अलग अलग प्रकार से बन सकता है। विखंडन हो सकता है, मुकुलन हो सकता है, जो आगे अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो यहां से एक से दो जीव इस प्रकार से बनते हैं। यहां जो मोड था वो कौन सा था, कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन जिसे अपन कहते हैं। कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन हुआ है, और एक से कितनी कोशिकाएं बनी है, दो बनी। ठीक है। एक से कितनी बनी है, दो कोशिकाएं यहां पर बनी। तो इसके अंदर दो पेरेंट इन्वॉल्व हुए नहीं। दो पेरेंट इन्वॉल्व नहीं हुए तो क्या विभिन्नता आएगी, जवाब होगा नहीं है। जहां पर दो पेरेंट्स होते हैं, युग्मकों का संलयन होता है, वहां पर विभिन्नताएं आने के चांसेस रहते हैं, अलग अलग जगह से आ रहे हैं। एक कोई राजस्थानी बोलता है, एक मराठी बोल रहा है, उसके बाद में जब एक दूसरे के पास में आता तो हो सकता है कि तीसरी लैंग्वेज निकल जाए। नहीं, इस केवल समझाने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ। बाकी दो पेरेंट्स होंगे जहां पर विभिन्नताएं आई, क्योंकि एक पॉइंट आता है क्रॉसिंग ओवर, जीन विनिमय जिसे अपन कहते हैं, उसकी वजह से। ठीक है। तो यहां तो होगा नहीं कुछ। तो ये जो पेरेंट है, ये जो पेरेंट है, यहां से एक से कितनी कोशिकाएं बन चुकी है, दो बन चुकी है, पुत्री या संतति कोशिका जिसे अपन कहती है। तो यहाँ विभिन्नताएं नहीं आएगी, तो मैं कह सकता हूं कि ये एक दूसरे से क्या है, समान है। एक दूसरे से क्या है, समान है। किस किस बेसिस पे समान है,
चाहे आकार इनका ले लो, आकार की ले लो आप, ठीक है, संरचना इनकी ले लो, मतलब मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी की बात कर रहे हैं, आनुवांशिक रूप से आप ले लो, आनुवांशिक रूप से भी आप ले लो, तो ये सभी से क्या होंगे भाई साहब, सभी रूप से ये जो पेरेंट है और जो डॉटर है, जो पुत्री और पैतृक जो कोशिकाएं हैं, जो जीव है, वो एक दूसरे से बिल्कुल 100% क्या होंगे, समान होंगे। क्या होंगे, 100% समान होंगे। और इसी समानता को बताने के लिए एक शब्द अपन यहां पर यूज में लेते हैं, जिसे अपन कहते हैं क्लोन। क्या कहते हैं, क्लोन। ये जो समानता है पुत्री और जो पैतृक कोशिका है, उनमें जो समानता आपको देखने को मिल रही है, उसी समानता को डिनोट करने के लिए, बताने के लिए एक शब्द अपन यूज में लेते हैं क्लोन। आएगा सब मूवीज में देखा होगा, जुड़वा होता है एक दूसरे से, सब कुछ समान होता है, सेम वैसा ही यहाँ पर, ठीक है। वहां पर तो बनता है थोड़ी बहुत वेरिएशन उनके जीन वगैरह में, लेकिन यहाँ तो वो भी नहीं है, 100% सेम होंगे वो। इसीलिए इसे क्या कहा गया है, इसीलिए इसे कहा गया है क्लोन। आ रही बात समझ, क्लियर है। तो सिंपल सा अपन क्या कह सकते हैं यहाँ पर, एसेक्सुअल अलैंगिक प्रजनन की परिभाषा की अगर अपन बात करेंगे तो अपन क्या कहेंगे कि यहां पर एकल पैतृक से ही क्या हुआ, लिख दिया वैसे ऊपर, एकल पैतृक होगा, युग्मक का निर्माण नहीं होगा, युग्मक निर्माण नहीं होगा तो क्या नहीं होगा, युग्मक संलयन नहीं होगा, ठीक है। आगे बात समझ में, युग्मक संलयन नहीं होगा, उसे ही अपन क्या कहते हैं, ए लैंगिक प्रजनन, उसे ही अपन कहते हैं। ए का मतलब ये होता है अनुपस्थित, चाहे हिंदी में जाए अंग्रेजी। आगे बात समझ इतनी सी। अब उसके बाद में आगे अपन चलते हैं, तो आगे बात करेंगे अपन, तो कुछ अभिलक्षणों की अगर बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, जो अलैंगिक के जो अभिलक्षण है अलैंगिक प्रजनन के, उसकी अगर अपन बात करें, वैसे मैंने समझा दिया लेकिन आप चाहो तो लिख सकते हो अगर बोर्ड वगैरह में पूछे जाए तो। एक तो सबसे पहला एकल पेरेंट होगा, एकल पैतृक। उसके बाद की अगर अपन बात करेंगे तो युग्मक का निर्माण नहीं होता है, युग्मक निर्माण नहीं, युग्मक निर्माण नहीं होगा तो संलयन भी नहीं होगा, ठीक है। संलयन नहीं होगा तो किस प्रकार से अपनी संख्या में वृद्धि करेंगे, संख्या में वृद्धि करने के लिए आपके पास क्या होगा, कोशिका विभाजन होगा, और एक ही प्रकार का कोशिका विभाजन होगा इसके अंदर, और वो जो विभाजन है वो कौन सा है, समसूत्री विभाजन। यहां पर अर्धसूत्री की बात नहीं कर सकते, समसूत्री में क्या होती है, गुणसूत्रों की संख्या समान होती है, और अर्धसूत्री में गुणसूत्रों की संख्या अधिक हो जाती है। तो यहाँ अर्धसूत्री नहीं होता है, अर्धसूत्री जहां पर भी होगा वहां युग्मक का निर्माण हो जाए, ठीक है। यहाँ समसूत्री ही होता है, इसलिए अपन ने कहा था कि आनुवांशिक रूप से, आकार की, शारीरिक सब रूप से वो क्या होंगे, समान होंगे। तो कोशिका विभाजन भी कौन सा होगा, समसूत्री विभाजन होगा। और जो संख्या बढ़ती है वो तेजी से बढ़ती है, संख्या तेजी से बढ़ती है कंपैरेटिवली। अगर बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में समय लगता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, जबकि एसेक्सुअल में ऐसा नहीं है, तेजी से जो पुत्री कोशिका है उनका निर्माण अपन कर सकते हैं, या जो जीव है वो करते हैं। आरी बस में किस किस में होता है, तो सरल प्रकार के जो जीव है उनके अंदर होता है। सरल प्रकार के में एक कोशी के अपन ले सकते हैं, एक कोशी के जिसमें आपका मोनेरा आता है, ठीक है। मोनेरा आपके पास आता है सिंपल सा, प्रोटिस्टा भी आते हैं, कुछ कुछ कवक भी आते हैं, और सरल प्रकार के पादप और जंतु भी इसके अंदर आते हैं। आरी बात, सरल प्रकार के पादप में एल्गी वगैरह अपन ले सकते हैं, शैवाल ले सकते हैं, जंतुओं में आपका पोलिफेरा वगैरह दूसरे वो यहाँ पर ले सकते हैं, तो सरल प्रकार के जंतु और पादप। तो इनके अंदर क्या मिलेगा, आपका जो अलैंगिक प्रजनन है वो यहाँ पर सिंपल सा अपन को देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक प्रजनन का जो प्रकार है उसकी, ठीक है। टाइप्स की बात करते हैं अलैंगिक प्रजनन के प्रकार। कुछ पार्ट आज के सेशन में देखेंगे अपन, कुछ नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, जिससे ज्यादा लोड ना आए आप पर भी और मुझ पर भी। तो सबसे पहले अगर अपन बात करेंगे, सबसे फर्स्ट जो प्रकार आता है वो आता है फिशन, ठीक है, जिसे अपन कहते हैं खंडन। क्या कहते हैं, खंडन, इसे अपन सिंपल सा कहते हैं।
जिसके अंदर क्या होता है, कोई भी जीव है उसका जो शरीर है एक से अधिक पार्ट में टूट जाता है। समझ पा रहा, नाम से समझ पा रहा, ठीक है, नाम से समझ पा रहा है। सिमिलर ही टर्म होंगे, फिशन, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, वो सब सिमिलर ही होंगे, इसमें कंफ्यूज आपको नहीं। तो यहाँ खंडन हो रहा है, तो एक जो जीव है, जो पेरेंट बॉडी है, पैतृक काय जिसे अपन कहते हैं, काय का मतलब शरीर होता है, पैतृक काय क्या होता है, दो या अधिक, दो या अधिक पुत्री, जो भी पुत्री शरीर होगा या जो भी आपके पास पुत्री जीव होगा उसमें परिवर्तित हो जाएगा, जो क्या होगा, पैतृक से ही सिमिलर होगा। ठीक है, पहले बात कर लिए क्लोन जिसे अपन कहते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात। तो फिशन में सबसे फर्स्ट अपने पास जो आता है वो आता है बाइनरी फिशन, द्विखंडन। इंग्लिश के भी नाम साथ साथ में लिख रहा हूं जिससे आपको दिक्कत नहीं आएगी। द्वि का मतलब आपको सिंपल सा समझ में आ रहा है, एक जीव जो है वो यहां पर कितने बना रहा है, दो बना रहा है। एक जीव कितने बना रहा है, दो यहां पर बना रहा है। इसे ही अपन क्या कहते हैं, बाइनरी फिशन या द्विखंडन। सारी बात समझ, बाइनरी फिशन या द्विखंडन से कहते हैं एक जीव दो में परिवर्तित हो रहा है। बाई मीन्स ही होता है टू, अगर मल्टीपल में चलेंगे तो वो क्या होगा, बहुखंडन हो जाता है, एक से अधिक बना। तो ये द्विखंडन, इसके भी अलग अलग प्रकार है द्विखंडन के भी। तो सिंपल से यहां पर लिख रहा हूं मैं, देखते चलिएगा, इसे नोट करते हुए चलिएगा। तो सबसे फर्स्ट प्रकार है इसका वो है सिंपल, सरल प्रकार का द्विखंडन। सिंपल द्विखंडन, सिंपल बाइनरी फिशन जिसे अपन कह सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जो विखंडन होगा वो शरीर के किसी भी प्लेन से हो सकता है। किसी भी प्लेन का मतलब समझ आ रहा है, ये आपके पास मान लो कोई बॉडी है, तो यहां से ये इससे भी विभक्त हो सकता है, इस जगह से भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है, किसी भी जगह से वो दो पार्ट में विभक्त हो सकता है। तो वो सरल प्रकार का क्या है, द्विखंडन है। क्लियर है, वो सरल प्रकार का क्या है, द्विखंडन। दूसरे की अगर अपन बात करेंगे तो दूसरा अपने पास आता है, बी है लंबवत या लॉन्गिट्यूडनल जिसे अपन कहते हैं। लंबवत में क्या होगा, जो जीव है उसकी कोई एक एक्सिस जो है लंबवत वाली, उससे क्या होगा, शरीर दो हिस्सों में विभक्त हो जाएगा। जीव का जो कार्य उसे अपन क्या कहते हैं, लंबवत, सिंपल सा कहते हैं। अच्छा, सरल का जो एग्जांपल है, सरल का एग्जांपल है अमीबा। लंबवत की जो बात कर रहे हैं, किसी भी जो आपके पास जो प्लेन है वो कौन सा होगा, लॉन्गिट्यूडनल होगा, उसी से आपका क्या होगा, यहां पर विभाजन होगा। आ रही बात समझ, यहां पर क्या होगा, विभाजन होगा। इसका एग्जाम्पल जो होगा लंबवत का वो होगा यूग्लिना। यूग्लिना। उसके बाद में तीसरा जो अपने पास आता है वो है ट्रांसवर्स या अनुदैर्ध्य जिसे अपन कहते हैं। जो शरीर है उसका इस प्रकार से क्या होगा, विभाजन होगा, इस प्रकार से अनुदैर्ध्य होगा, उसे अपन कहते हैं ट्रांसवर्स। और इसका जो एग्जाम्पल अपने पास आएगा वो आएगा पैरामीशिया। ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल है, ऐसा नहीं है कि सिलेबस में नहीं है, ये सारे के सारे 11th क्लास के एनसीईआरटी, 12th क्लास के एनसीईआरटी में आपको मिलेंगे, 100% मिलेंगे। सारी बात। तो यहां जो अपने बात की है, तीन प्रकार देखे, और चौथा जो अपने पास होगा वो होगा तिरछा। कोई भी जीव है उसमें तिरछा एक्सिस जो है वहां से विभाजन होगा, तो वो ओब्लिक या तिरछा प्रकार का होगा। इसका एग्जाम्पल एनसीईआरटी में शायद आपको ये वाला नहीं मिले, ठीक है, ये आपको नहीं मिलेगा। सेरेटियम इसका एग्जाम्पल है। तो ये जो एग्जाम्पल है, चार जो प्रकार बताए आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। द्विखंडन दो पार्ट में होंगे। अब अलग अलग एक्सिस के अकॉर्डिंग अपन ने इसका क्या किया, क्लासिफिकेशन किया, वो अपना आधार है। या तो कोई एक्सिस नहीं है तो वो सरल है, लॉन्गिट्यूडनल हो सकता है, अनुदैर्ध्य हो सकता है, तिरछा हो सकता है। ठीक है, ये आपके पास चार प्रकार यहां पर हो जाएंगे द्विखंडन के। उसके बाद में जो नेक्स्ट अपने पास आता है वो नेक्स्ट है मल्टीपल फिजन या बहुखंडन। मल्टीपल फिक्शन जिसे अपन कहते हैं, एक से अधिक यहां पर क्या होंगे, एक जीव से एक से अधिक टुकड़े होंगे तो वो मल्टीपल कहलाएगा। यहां पर सिंपल सा वो क्या कहलाएगा, मल्टीपल कहलाएगा, बहुखंडन कहलाएगा। अब इससे भी अलग अलग प्रकार आपको देखने को मिल सकते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दूसरे और तीसरे चैप्टर में 11th क्लास के एनसीईआरटी में बहुत सारे शब्द आपको मिलेंगे इससे संबंधित, तो बहुत अच्छे से इसको समझने की जरूरत है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट अगर अपन बात करेंगे तो अमीबा का एक एग्जांपल अपन लेते हैं।
एग्जाम्पल की बात करेंगे, पहला जो आता है वो है अमीबा, ये लिख देता हूं मैं से। अमीबा में बहुखंडन, ठीक है, अमीबा में बहुखंड। तो यहां पर क्या होता है भाई साहब, अमीबा की दो कंडीशन आएंगी, एक तो फेवरेबल जो उसको प्रिय कंडीशन है वो आएगी, और एक जो फेवरेबल नहीं है, जो प्रिय कंडीशन नहीं है उसके, प्रिय का मतलब क्या, उसके अनुकूल तापमान होगा, जल होगा, जो भी उसके अनुकूल है। ठीक है, मुझे अच्छा लगता है पनीर तो वो मेरे अनुकूल है, मुझे नहीं लगता सूखी रोटी अच्छी तो मेरे प्रतिकूल है। ठीक है, तो अनुकूल में जो उसकी ग्रोथ जहां पर हो सकती है वो अनुकूल परिस्थितियां है, तो उसमें अलग कंडीशन होगी उसके, जो प्रतिकूल है उसमें यहां पर क्या होगी, उसकी अलग कंडीशन होगी। तो इसे अपन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करें अगर जो अनफेवरेबल कंडीशन है, प्रतिकूल जिसे अपन कहते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन है, उसमें क्या होता है, जो अमीबा है, अमीबा के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो अमीबा को जिस प्रकार का होता है, इसमें कूटपाद होते हैं, ये वाले, ये क्या होते हैं, कूटपाद। तो जो अनफेवरेबल कंडीशन है उसमें अमीबा जो है वो क्या करेगा, कूटपाद को अपने अंदर ले लेगा, क्या करेगा, कूटपाद को अपने अंदर ले लेगा। तो कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर इसकी हो जाएगी लगभग, ठीक है, इस प्रकार की स्ट्रक्चर हो जाएगी, कूटपाद अंदर आ जाएंगे, कूटपाद अंदर आ गए सब। तो अंदर आने के बाद में ये क्या करेगा, तीन लेयर यहां पर सीक्रेट करेगा, क्या करेगा, तीन लेयर सीक्रेट करेगा, तीन लेयर यहां से क्या करेगा, सीक्रेट ये करेगा। आ रही बात समझ में, समझना समझते चलना स्टेप बाय स्टेप। अब ये जो तीन लेयर की कवरिंग यहां पर होगी, जैसे मान लो ये अमीबा ने सूडोपोडिया या कूटपाद वापस ले लिए, और इसके चारों तरफ क्या हो गई, ये तीन लेयर यहां पर हो गई, 1 2 और ये 3, ये तीन लेयर आपके पास हो गए, इसे अपन कहते हैं सिस्ट भित्ति या सिस्ट वॉल, सिस्ट भित्ति या सिस्ट वॉल इसे अपन कहते हैं, इन तीनों को मिलाकर। आ रही बात समझ। और इस प्रकार का जो निर्माण हो रहा है इसे अपन कहते हैं एनसिस्टेशन, क्या कहते हैं इसे, एनसिस्टेशन, हिंदी में भी यही कहते हैं और अंग्रेजी में भी यही कहते हैं। मतलब सिस्ट का निर्माण हो रहा है, भित्ति का निर्माण हो रहा है तीन लेयर वाली, और वो अमीबा खुद से सीक्रेट करता है, लेकिन उससे पहले जो कूटपाद है उसको अंदर लेता है। ठीक है, तो उसे अपन कहते हैं एनसिस्टेशन। तो ये आपके पास दूसरा स्टेप यहां पर हो जाएगा अनफेवरेबल कंडीशन में, ये आपको ध्यान में रखना है, दिमाग में इस बात को रखना है। अब ये अनफेवरेबल कंडीशन आई, लेकिन जैसे ही यहां पर क्या होगा, जैसे ही यहां पर इसको क्या मिलेगी, फेवरेबल कंडीशन इसको मिल जाएगी, फेवरेबल कंडीशन या प्रतिकूल सॉरी अनुकूल जो कंडीशन है वो यहां पर इसको मिलेगी, तो ये क्या करेगा, यहां पर मल्टीपल फिशन ये कर लेगा भाई साहब, क्या कर लेगा, मल्टीपल फिशन यहां पर कर लेगा, छोटे छोटे यहां पर क्या बनाएगा, अमीबा बनाएगा, जिसे अपन कहते हैं शूडो स्पोर, कूट बीजाणु भी जिसे हिंदी में कहते हैं अपन। क्या करेगा, कूट बीजाणु का निर्माण ये कर लेगा फेवरेबल कंडीशन में। बात समझ, ठीक है। और उसके बाद में ये जो सिस्ट वॉल थी ना यहाँ पर, उसके बाद में क्या थी, ये जो जैसे सिस्ट की बात कर रहे हैं ना, ये सिस्ट वॉल इन बीजाणुओं को यहां से क्या कर देगी, फ्री यहां से ये कर देगी, सिस्ट वॉल जो है इन बीजाणुओं को यहां से फ्री कर देगी, और ये जो बीजाणु आगे चल करके बना लेंगे, नए अमीबा यहां से बना लेंगे। तो एक से अधिक अमीबा का निर्माण हो रहा है, इसीलिए से अपन ने क्या बोला है, मल्टीपल बोला, लेकिन कंडीशंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। प्रतिकूल में वो अपने आप इस टाइप से कवर कर लेता है कि वो जीवित रह पाए, और वो तीन वोल होती है वहां पर, जिसे अपन सिस्ट कहते हैं, और इस पूरी प्रक्रिया को एनसिस्टेशन अपन कहते हैं। लेकिन जब अनुकूल आएगी तो वापस से टूट जाएगा, बोले भाई अब मुझे आजाद होने दो, मेरे अकॉर्डिंग कंडीशन आ गई है, मेरा समय। तो वो जो पूरी प्रोसेस है वो आपके पास क्या है, अमीबा में बहुखंडन की प्रोसेस है। आ रही बात समझ में, क्लियर है। तो स्पोर बनने के जो प्रोसेस है उसे स्पोरिलेशन अपन कहते हैं, वैसे तो आप चाहो तो लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर नहीं है, ठीक है। स्यूडोस्पोर ये जो बने हैं, इस प्रोसेस को अपन कहते हैं स्पोरुलेशन, मतलब स्पोर का निर्माण करना। जब आपके पास सिस्ट का निर्माण हो रहा है उसे अपन कहते हैं एनसिस्टेशन, और स्पोर का निर्माण हो रहा है उसे अपन क्या कहते हैं, स्पोरुलेशन। क्लियर है।
ये दोनों टर्म आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, नई वाली एनसीईआरटी में, पुरानी में शायद नहीं मिले, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में जो बी एग्जाम्पल अपने पास आता है पैरामीशियम, जो मलेरिया आपने सुना है, पैरामीशियम में बहुखंड, मल्टीपल फिशन इन पैरामीशियम। मलेरिया आपने सुना होगा, आसपास भी किसी को हुआ होगा, उसी का पैरासाइट की जो बात कर रहे हैं वो है पैरामीशियम। तो इसमें क्या है, इसमें भी आपके पास क्या होता है, बहुखंडन होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा सिलेबस से बाहर ज्यादा हो जाएगा, तो एग्जाम्पल से ही आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। पैरामीशियम में बहुखंडन, क्योंकि आरबीसी की जो प्रोसेस है वहां पर जाता है, इन्फेक्ट करता है, अपने नंबर इंक्रीज करता है, वो आता है, ये भी अपने है टॉपिक में, चैप्टर है वो अपना है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। पुरानी वाली एनसीईआरटी में आप देखेंगे जब सिलेबस चेंज नहीं हुआ उसमें, तो 8वां चैप्टर है जो विकास के बाद वाला है, वहां पर इसको पूरा डिटेल से अपन पढ़ लेंगे, क्योंकि काफी समय चाहिए, घंटे भर की क्लास चाहिए उसको समझने के लिए, ठीक है। तो ये अपन वहां पर देख लेंगे। बस ये आपको ध्यान में रखना, पैरामीशियम में भी बहुखंडन होता है, अपनी संख्या बढ़ाता है, आरबीसी को वहां पर डैमेज करता है, बस करता है, हेमोजोइन एक केमिकल वहां से रिलीज करता है, उसी की वजह से बुखार, बस इतना, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो अपने पास आता है वो है बडिंग, जिसे अपन कहते हैं मुकुलन, ठीक है। अपना फिशन हो चुका है। दूसरा जो आता है वो है मुकुलन। मुकुलन में क्या होता है, मुकुल बनती है, शरीर पर एक छोटी सी बाहर की ओर एक ग्रोथ बनती है। जैसे ये कोई जीव है, यहाँ पर इसको और डिटेल से भी पढ़ लेंगे। जैसे मान लो ये कोई जीव है, तो यहाँ पर इस जीव पर क्या हुआ, छोटी सी बाहर की ओर ये छोटी सी स्ट्रक्चर बन गई है वाली, ठीक है। वो आपके पास क्या है, मुकुल है, ये वाली मुकुल, ये इसे कहते हैं अपन बर्ड। और ये इन दी एंड यहां पर ये अलग हो जाएगी और नए जीव का निर्माण को कर आदि बात। तो वही आपके पास क्या है, मुकुलन है। तो सबसे फर्स्ट अगर बात करें मुकुलन की, तो सबसे फर्स्ट एक बहुत अच्छा एग्जांपल यहां पर आता है, बडिंग इन यीस्ट, यीस्ट में मुकुलन। बडिंग इन यीस्ट में मुकुलन, इसमें क्या होता है, जो भी आपके पास, जैसे मान लो अभी मैंने एग्जांपल आपको बताया, ये यीस्ट है, तो यहां पर क्या हुआ, इसमें छोटी सी आउटर ग्रोथ ये बाहर की ओर निकली, बाहर की ओर निकलने के बाद में संकीर्ण होती रहेगी और ये फिर अलग यहां पर हो जाएगा। तो एक से क्या हो जाएगा, दो जीव यहां पर बन जाएगा, ठीक है। जो केंद्रक है, समसूत्री विभाजन उसके अंदर हो जाएगा, केंद्रक में समसूत्री विभाजन होगा, ये पहले ही आपको परिचय में ही बता दिया, समसूत्री विभाजन यहां पर हो जाएगा और एक से दो कोशिका यहां पर बन जाएगी। तो ये आपके पास क्या जाएगा, इसमें सिंपल सा मुकुलन है, बाहर जो छोटी सी स्ट्रक्चर बनती है बस, और ज्यादा इसके अंदर कुछ ध्यान नहीं रखना है, एक से दो जीव यहां पर बन जाते हैं अंतर है। दूसरा बात करेंगे, यहां पर एक काफी महत्वपूर्ण आता है, जो जंतु है, जंतुओं में मुकुलन काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो पहला आता है बहिर्जात, एक्सोजीनस जिसे अपन कहते हैं। दूसरा आता है अंतर्जात, एंडोजीनस जिसे अपन कहते हैं, ठीक है। ये एंडोजीनस समझ में वैसे आ रहा होगा आपको कि शरीर के बाहर जो बनता है मुकुल उसे अपन बहिर्जात कहते हैं, शरीर के जो अंदर बनता है उसे अंतर्जात अपन कहते हैं। एग्जाम्पल की ही अपन इसके अंदर बात करेंगे सिंपल सा, ठीक है। जैसे आप जब पढ़ोगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो वहां पर आप पढ़ोगे मोनेरा प्रोटिस्टा की बात करेंगे, उसके बाद में कवक भी आता है अपने पास, लेकिन उसमें जो प्रोटिस्टा और कवक की आप बात करोगे, ठीक है, वहां पर जैसे एनिलिड सॉरी वहां पर आपके पास आएगा, लेकिन वो जंतु नहीं है, ये आपको मैं बता रहा हूं। वहां पर कुछ स्पोर की बात करेंगे, लेकिन वो बहिर्जात बनता है, जैसे कवक के एग्जाम्पल में अपन देखेंगे, लेकिन वो जंतु नहीं है, आपको ध्यान रखना है। जंतुओं की जो बात अपन करते हैं, तो बहिर्जात में आपके पास कुछ एग्जाम्पल आएंगे एनेलिडा के, किसके, एनेलिडा के। आ रही बात समझ में, ये आपको सिंपल से ध्यान रखना, मतलब बाहर की ओर स्पोर जो मुकुल है वो बन जाएगा। अंतर्जात की जो बात कर रहे हैं उसमें आपके पास क्या होगा, अंदर की ओर बनेगा, इस प्रकार से ये अंदर की ओर, और फिर उस यहां से क्या कर दी जाएंगे, वो रिलीज कर दी जाएंगे। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, अंतर्जात यहां पर हो जाएगा। स्पोंज सबसे कॉमन एग्जाम्पल है इसका, स्पोंजिला आपने सुना होगा, स्पोंज जो है पोरीफेरा का एक सदस्य जो है,
यहां पर बनते हैं जेम्यूल्स। क्या बनते हैं? जेम्यूल्स। तो ये अंतर्जात बन रहे हैं, उसके बाद में यहां से क्या हो रहा है? बाहर की ओर रिलीज हो रहे हैं, इसीलिए इसे क्या कहा गया है? एंडोजीनस कहा गया है। जेम्यूल फॉर्मेशन भी इसे अपन कहते हैं। क्लियर है? जेम्यूल फॉर्मेशन भी इसे अपन यहां से सिंपल सा कहते हैं। फिर इसके बाद में नेक्स्ट जो आता है वो आता है फ्रेगमेंटेशन। तीसरे प्रकार का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो बात करें, फ्रेगमेंटेशन या विखंडन जिसे अपन कहते हैं। खंडन जो अपन ने देखा उसके सिमिलर ही है फिशन के लगभग, ठीक है, लेकिन अलग अलग टाइप इसमें अपन ने पढ़ लिए। यहां पर फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा? कोई भी जीव है तो ये दो या दो से अधिक हिस्सों में यहां से टूट जाता है, वो आपके पास क्या है? विखंडन है। ठीक है, और ये विखंडन होने के बाद में ये आपके पास क्या कर लेगा? नया जीव बना लेगा, नए जीव में परिवर्तित ये हो जाएंगे, ये नए जीव में परिवर्तित हो जाएंगे। एग्जाम्पल की बात करेंगे इसके अंदर, तो ये एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा इसका, जो आपके पास सिंपल सा सिलेंट्रेट वगैरह है, ओरिफेरा सिलेंट्रेट जो अपन बोलते हैं, उसके अंदर मिल जाएगा। ठीक है, स्टारफिश वगैरह के अंदर मिल जाएगा। तो ये आपके कुछ कॉमन एग्जाम्पल। उसके बाद में नेक्स्ट जो आता है वो जेमे की बात कर रहे हैं। ये जेमा कब भी आपको मिलेगा? प्लांट किंगडम जब अपन पढ़ेंगे, ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट पढ़ेंगे तो वहां पर आपको मिलेगी। तो जेमे में क्या होगा? ये आपके पास क्या है? जो भी एक कोशी की जेमा जो होती है, एक या बहुकोशी की स्ट्रक्चर होती है, एक या बहुकोशी की संरचना होती है, जो जो पैतृक है, पैतृक जो है वहां से अलग होकर नया जीव बनाता है। ध्यान में आपको रखना है भाई साहब, जब आप पढ़ोगे ब्रायोफाइटा के एग्जाम्पल की आप बात करोगे, मार्केंशिया एक कॉमन एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, वहां पर ये आता है। तो ये भी क्या है? ए सेक्सुअल या ए लैंगिक प्रजनन उसका एक उदाहरण है। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट जो प्रकार आता है ए लैंगिक का, उसमें छोटे छोटे से ये रीजनरेशन या पुनरुद्भव जिसे अपन कहते हैं, पुनरुद्भव। ठीक है, अलग अलग लिख देता हूं। या रीजनरेशन, पूरी बायो के जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको दे रखे हैं अलग अलग जगह, उनको एक जगह में लेके आ रहा हूं। रीजनरेशन में आपके पास क्या होता है? कोई भी एक इंजर्ड रीजन है, इंजर्ड का मतलब चोट लगी है मान लो, ठीक है, जैसे कोई एक एग्जांपल आपके पास है ये। अब यहां से इसमें क्या हुआ? इसमें आपको यहां पर कोई प्रॉब्लम हो गई साहब, ये इंजर्ड हो गया यहां से, ठीक है, और इंजर्ड होने के बाद में क्या हो गया? ये अलग यहां से हो गया, ये कुछ इस प्रकार से हो गया, और ये अलग हो गया, ये इंजर्ड हो गया यहाँ पर। तो जो इंजर्ड रीजन आपको बताया जा रहा है उसी में क्या होगी? वापस से रीजनरेशन होगी, पुनरुद्भवन उसका हो जाएगा। ठीक है, या तो इंजर्ड रीजन है वो वापस से आ जाएगा, जैसे इसके अंदर वो वापस से आ जाएगा, या जो अलग यहाँ पर हो रहा है वो क्या कर लेगा? नए जीव में पूरे का पूरा परिवर्तित हो जाए। तो ये आपके दो प्रकार से यहां पर हो सकते हैं। आर्य भाषा में दो प्रकार से यहां से हो सकते हैं। ठीक है, एक तो आपके पास होता है, फर्स्ट जो आएगा यहां पर वो आएगा मोर्फो मोर्फेलेक्सिस। ठीक है, और दूसरा अपने पास आएगा बी, वो आएगा एपीमॉर्फोसिस। एपीमॉर्फोसिस। तो यहां जो इन मोर्फोलेक्सिस की जो बात कर रहे हैं, इसके क्या अंदर होगा? पूरे शरीर का निर्माण हो जाएगा, पूरे शरीर का निर्माण यहां पर हो जाएगा, जो छोटा टुकड़ा उससे, ठीक है, छोटे टुकड़े से। क्लियर है? और एपी की जो अगर अपन बात कर रहे हैं, जैसे इसके एग्जांपल में लिखूं यहां पर, तो आप चाहो तो लिख सकते हो एग्जांपल हिंदी में, जैसे हाइड्रा, इंग्लिश में भी यही कहते हैं, हिंदी में भी यही कहते हैं। प्लेन एरिया, एनसीईआरटी का एग्जांपल है, एनिमल किंगडम का पूछा भी गया है। प्लेन एरिया कोसेस रीजनरेशन, एनसीईआरटी में सीधा सीधा स्टेटमेंट आपको यहां से मिल जाएगा। प्लेन एरिया में पुनरुद्भवन की क्षमता होती है, जो प्लेटे एलिमेंट्स का एग्जांपल है। ठीक है, प्लेटे कोरिफेरा सिलेंट्रेटा टिग्नोफोरा, इसके बाद में आता है प्लेटे एलिमेंट्स, जो चौथा संघ है उसका एक एग्जांपल है प्लेन एरिया। बहुत अच्छे से ध्यान में रखने की जरूरत है, वहां पर आपका रिवीजन हो जाएगा। आ रही बात समझ में? यहां एपिमॉर्फोसिस की बात कर रहे हैं, तो जो इंजर्ड रीजन है, इंजर्ड रीजन का ही निर्माण होता है, केवल पूरे शरीर का नहीं होगा। कुछ जो रीजन खत्म हुआ है, खराब हुआ, उसी का ही क्या होगा?
निर्माण यहां से होगा। जैसे जो लिजार्ड होती है उसकी पूंछ छिपकली होती है, लिजार्ड की जो टेल है, जो पूंछ है, वो वापस से रीजनरेट कर सकती है। घर में भी कभी देखा होगा आपने कि उसकी पूंछ टूटी हुई मिलेगी, कटी हुई मिलेगी। अगर कोई गत्ते से कटती भी है तो उसकी पूंछ में मूवमेंट होता रहता है, कुछ समय बाद में खत्म हो जाता है। लेकिन उस छिपकली को, लिजार्ड को आप देखोगे तो वापस से उसमें पुनरुत्थान हो जाता है, वो पूंछ वापस से आ जाती है। क्लियर है? आगे बात समझे। तो आज के लिए अपन इतना ही करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट सेशन में जब अपन मिलेंगे तो स्पोर फॉर्मेशन और जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, काइक जो वृद्धि है, वो यहाँ से देखेंगे। एनसीईआरटी के जो डायग्राम थे वो भी यहाँ से अपन डिस्कस करेंगे। तो आई होप ये आपको इतना समझ में आया है, कोई डाउट इसके अंदर नहीं बचेगा। 100% अगर आपने सही से देखा है, शिद्दत से देखा है, नोट्स बनाए, उसके बाद में एनसीईआरटी पढ़ोगे तो कोई भी डाउट नहीं बचेगा और कोई भी क्वेश्चंस भी आप नहीं छोड़ोगे। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पार्ट 2 करेंगे। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।